कहा कि पूरे देश के अंदर लोगों में उत्साह है और उत्तराखंड से भी बीजेपी सभी 5 सीटें भारी अंतर से जीतने जा रही है। जिस तरह से लोगों में उत्साह है, उसी तरह से उत्साह से होली मनाई, उसी प्रकार से लोग मतदान का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और 4 जून को देश की जनता तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए बाद ही दिवाली मनाएगी। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रुड़की का दौरा किया है। अपने दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक की है। बैठक के दौरान उन्होंने चुनाव प्रचार की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ रहे उमेश कुमार को लेकर बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को फायदा पहुंचाने की बात कही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उमेश कुमार उसी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे जिस कांग्रेस की सरकार गिराने में इनका बड़ा हाथ था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उमेश कुमार बीजेपी को फायदा पहुंचने के लिए यह चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उमेश कुमार को कितने मत मिलेंगे यह आने वाला समय बता देगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ज्यादा तादाद में वीरेंद्र रावत के नामांकन में पहुंचने की बात भी कही है। वहीं बैठक में मौजूद रहे रुड़की के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ईश्वरलाल शास्त्री ने कहा कि वीरेंद्र सिंह रावत को हाईकमान ने टिकट दिया है। वीरेंद्र रावत युवा हैं और युवाओं का बड़ी संख्या में वोट मिलेगा और कांग्रेस प्रत्याशी हरिद्वार लोकसभा सीट पर भारी मतों से जीत हासिल करेगा। यदि उन्होंने हम पर ही विश्वास रखा तो आप कहते कि आप उनसे सवाल करिए जिन्होंने हम पर ही विश्वास रखा। ये लोग हैं, किसी ने कहा हो तो कोई किसी ने अप्लाई किया, किसी ने आपके पास आकर के कहा कि मैंने अप्लाई किया। विधायक सीधी फाइट किससे मान रहे हैं? आप कौन सी पार्टी से मान रहे अप्लाई करने के लिए जो सज्जन आए थे वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर, बीजेपी के कहने पर कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए उन्होंने स्टिंग करने का काम किया था। यदि आप उनका हक तलबी हुई है तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लोगों को इस बात की खुशी होगी कि ऐसे आदमी की हक तलबी कर दी हरीश रावत के परिवार ने, जिस आदमी ने कांग्रेस की सरकार गिराई। विधायक जी, ये कैंडिडेट के त्रिवेंद्र रावत जी से दोस्ती निभाने के लिए, हाँ, वो भाजपा से सुपारी लेकर के जो लोग लड़ रहे हैं वो अपने दोष को छिपाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। वो ये तो सब सुपारी किलर हैं। एक दो सुपारी किलर आए हैं, वो हर जगह सुपारी किलर भाजपा ने खड़े किए हैं। वो भाजपा की वो बोल रहे हैं पर्दे के आगे के पीछे। आखिर इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? राष्ट्रीय दल हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। एक निर्दलीय के पास कहाँ से हेलीकॉप्टर आ रहा है? क्योंकि उन्होंने सुपारी ले रखी है कि मुझको कुछ निश्चित वर्ग के वोटों को कटवाना है। और सर, अच्छा सीधा अंतिम मुकाबला है। हम सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता कर पाएंगे। ये देख रहे हैं कि इससे पहले हमने 67 साल राज किया। वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत द्वारा बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत पर टिप्पणी का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां देश भर में उनकी आलोचना की जा रही है, वहीं बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी इस पर कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जहां एक और बीजेपी ने नारी सम्मान को लेकर आरक्षण विधेयक संसद में पारित कराया और उत्तराखंड में भी महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की है, वही कांग्रेस जो नारी सम्मान की बातें करती है, उनके द्वारा एक कलाकार, अभिनेत्री व बीजेपी प्रत्याशी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है। यह उनकी महिलाओं के प्रति मानसिकता को दर्शाता है। देश के प्रधानमंत्री महिला का सम्मान करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 30% आरक्षण उनको देने की बात की, वहीं केंद्र में भी आरक्षण मिला है। महिलाओं के गौरव से देश का और समाज का, उत्तराखंड का गौरव देखा जाता है। वहीं पर ही कांग्रेस ने जिस प्रकार से आज हमारी उम्मीदवार का अपमान किया है, एक महिला का अपमान किया है, एक उस महिला का अपमान किया है जो अपने स्वाभिमान के साथ जिंदा रहते हुए संघर्ष में स्थिति में अपने एक आयाम बनाया है, जो लगातार अनेक अपने कला के माध्यम से
जो हमारी देश की संस्कृति है उसका भी अनुमोदन करती रही है। ये कांग्रेस की महिलाओं के प्रति मानसिकता दर्शाती है कि वो महिलाओं का कभी भी सम्मान नहीं कर सकते। जिस नजरिए से वो देखते हैं उसका आभास उनके एक नेत्री के माध्यम से हुआ है। बाद में वो कितनी भी सफाई देती रहे, झूठ बोलने का उनका एक चरित्र है और झूठ बोल के इस प्रकार से वो अपना काम अपनी बात से झूठलाने का काम कर रही है। मेरे ख्याल में बहुत दुखदाई है। और सुबह हो रही है, उनकी 1-2 विजिट होंगी। इधर नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि वर्तमान में लोकसभा सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया पूरे देश में प्रचलित है। संपूर्ण भारत में आदर्श आचार संहिता लागू है। इसी क्रम में नैनीताल लोकसभा सीट के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। नामांकन की प्रक्रिया रुद्रपुर में होगी। नामांकन प्रक्रिया हेतु 3 कंपनी पैरामिलिट्री, 4 कंपनी पीएसी, जनपद पुलिस और होमगार्ड तैनात रहेंगे। एसएसपी उधम सिंह नगर द्वारा सख्त चेतावनी दी गई है कि यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा नामांकन के दौरान असलहे का प्रदर्शन किया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आखिरी दिन नॉमिनेशन का 27 मार्च रहेगा। जो नॉमिनेशन होगा वो रुद्रपुर शहर में होगा। तो इसमें विभिन्न मेजर पार्टीज का नॉमिनेशन जो है अभी अपेक्षित है। कल का इम्पोर्टेंट ड्यूटी को देखते हुए, इम्पोर्टेंट दिन को देखते हुए हमारा जनपद उधम सिंह नगर में विशाल और विशेष, एक बहुत बड़ा विशाल और विशेष जो है सुरक्षा बलों का डिप्लॉयमेंट प्लान हमने तैयार किया है। तो संपूर्ण जनपद उधम सिंह नगर में, इनफैक्ट संपूर्ण नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र में धारा 144 लागू है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी को ये अवगत कराना चाहूँगा कि कल यानी 27 मार्च को संपूर्ण रुद्रपुर में और संपूर्ण उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में विशेष पुलिस बल डिप्लॉयड है, जिसमें मोर देन 3 कंपनीज अभी अधिक सीपीएमएफ हमारा इस रुद्रपुर में कल रहेगी और भारी पुलिस बल रहेगा। 4 कंपनी पीएसी रहेगा। समस्त जनपद की पुलिस फोर्स, होमगार्ड सब तैनात रहेंगे। यदि नामांकन के प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्तिगण द्वारा अवैध रूप से असलहाओं को लेके आना या किसी प्रकार का लाइसेंसी असलहा का दुरुपयोग करना या इसको डिस्प्ले करना या नामांकन के इर्द गिर्द में भी लेके आना यदि परिलक्षित होता है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। एफआईआर भी होगी, अरेस्टिंग भी होगी। कृपया करके मैं निवेदन कर रहा हूँ पुनः कि रूल्स को फॉलो करना है सभी को। तो किसी भी प्रकार के अगर लाइसेंसी वेपन्स को अगर आपने डिपॉजिट नहीं किया तो तत्काल डिपॉजिट कर लीजिए। यदि हमें थोड़ा सा भी सूचना मिलता है कि नामांकन के प्रक्रिया के दौरान किसी ने वेपन को डिस्प्ले किया या लेके आए या मतलब पब्लिक डिस्प्ले करते हैं तो बहुत सख्त से सख्त एक्शन। बढ़ते आगे, राज्य सरकार ने नई फिल्म नीति 2024 लागू की है। इसके तहत क्षेत्रीय फिल्मों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि स्थानीय फिल्मों और फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी को 8 गुना बढ़ा दिया गया है। उसके चलते गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी फिल्म इंडस्ट्रीज को संजीवनी मिलेगी। साथ ही रोजगार भी जनरेट हो सकेगा। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी के अनुसार प्रदेश में हिंदी समेत गढ़वाली व कुमाऊनी भाषाओं के साथ ही विदेशी भाषाओं की फिल्म के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कुल खर्च का 30% तक सब्सिडी देगी। सब्सिडी की यह राशि अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक होगी। गौरतलब है कि सरकार ने राज्य में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी फिल्म बनाने वालों के लिए सब्सिडी 8 गुना बढ़ा दी है। सूचना महानिदेशक ने बताया कि नई फिल्म नीति के तहत प्रदेश में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं की फिल्मों की उत्तराखंड में शूटिंग करने वालों की सब्सिडी 1 से 5 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी है। वहीं गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी में फिल्म बनाने वालों की सब्सिडी 25 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी है। नई फिल्म नीति जो हमारी है, नई फिल्म नीति कई तरीके से आप देखेंगे यहाँ के जो युवा हैं युवाओं के लिए बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है। को लोगों को बढ़ावा देने की आपने बात की फिल्म की, वो किस तरह का सर क्या कुछ प्रयास था? देखिए, जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो चाहे आपकी कुमाऊनी है, चाहे गढ़वाली है, जौनसारी है, रंगा, कोई भी, तो उसको एक तो हमने सब्सिडी बढ़ाई है। उसको 3 करोड़ तक हम लोग ले गए हैं, 30% या 3 करोड़ जो भी कम होगा। तो जो उसकी सब्सिडी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, तो निश्चित रूप से उससे लोग प्रोत्साहित होंगे। इसके अलावा जो फीचर फिल्में हैं
उनमें भी हमने सब्सिडी बढ़ा करके 3 करोड़ कर दी है। उत्तराखंड के जो स्थान हैं उनको हम कैसे प्रोजेक्ट करें लोगों के सामने, उसके लिए हमने अलग से व्यवस्था की है कि अगर जहाँ पर उस फिल्म की शूटिंग हो रही है, अगर उस स्थान को जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर अगर लिखते हैं, जैसे उदाहरण दूँ मैं कि ग्वालदम में शूटिंग हो रही है, ग्वालदम लिखते हैं, तो उसका भी हम उनको सब्सिडी देंगे। अगर जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं उत्तराखंड के, उनको अपने फिल्म में कोई रोल देता है या काम देता है, तो उसके लिए भी हमने अलग से सब्सिडी का प्रोत्साहन रखा है। तो अगर हम ये कहें कि जो नई फिल्म नीति है, जहाँ लोकल स्थानीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन का काम करेगी, वहीं पर जो स्थानीय रोजगार है उसको भी बढ़ावा देगी। और पर्यटन के नज़रिए से भी अगर आप देखें तो निश्चित रूप से जो जगह स्क्रीन पर आएगी और उसके बारे में लोग देखेंगे, तो पर्यटन भी स्वतः अपने आप बढ़ेगा। जो पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो हैं या फिल्म सिटी है, उसमें भी 25% की कैपिटल सब्सिडी है। अगर कोई पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो या फिल्म सिटी बनाता है तो उसमें भी 25% की सब्सिडी राज्य सरकार। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला। पार्टी ने हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व विधायक मौलाना जमील को प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। भावना पांडे द्वारा बहुजन समाज पार्टी से किनारा करने के बाद पार्टी ने मौलाना जमील पर भरोसा जताया है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट के पूर्व विधायक रहे मौलाना जमील अहमद आज हरिद्वार स्थित बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पहुंचे, जहां प्रदेश प्रभारी सहित कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन साइन ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय पर भी मौलाना जमील को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं मौलाना जमील ने बताया कि उनका आधा जीवन हरिद्वार में ही बीता है। हरिद्वार लोकसभा सीट को जीतने के लिए वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आपके बहुत सारे सवालों का जवाब, असल में एक बहुत छोटे से उसमें एक दरिया को प्याले में भर के जैसे रख दिया जाता है, सैकड़ों सवालों का जवाब हो जाता। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मैं यहाँ ज़मीनी तौर पर मैं यहाँ बच्चे को जानता हूँ। मेरे ननिहाल, मेरे अब्बा की ननिहाल, मेरी सारी रिश्तेदारियाँ यही हैं, समझ गए। और मैं यहाँ तमाम मदरसों का प्रेसिडेंट, मतलब ये कि ऑफ बहुत सारे मदरसों का प्रेसिडेंट ऑफ मदरसे इस्लामिया, और मैं यहाँ रहा हूँ। ये मदरसा यहाँ मैं उसका फाउंडर भी समझा जाता हूँ। अभी यहाँ एक मदरसा है और कई सारे मदरसे हैं, तो मेरा आना जाना बराबर तमाम प्रोग्रामों में। फिर मेरी डोल और ये डोल जो है उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की बिल्कुल मिली हुई है। मेरी विधानसभा और ये जो है कानपुर, दोनों डोलें बिल्कुल इस तरह मिली जुली। मेरा आना जाना बिल्कुल इस तरह से मैंने बहुत गहरी स्टडी की है। और दूसरी बात ये है कि मैंने जिस तरह से अपने उसमें उत्तर प्रदेश में जैसे मिशन रहा है, हमारा मिजाज रहा है, हमने भाईचारे का हमेशा मतलब लेके एक पैगाम दिया है। और यही हमारा मतलब ये कि वो रहा है कि मतलब कोशिश यही की है। तो मेरा अपना इशू जो है या मैनिफेस्टो ये है कि इंसान के काम आए इंसान, यही है मजहब, यही दीन, यही ईमान। भाई हिंदू है, मुसलमान और मोहम्मद अहमद हो, मनमोहन और सब एक माँ बाप की पैदावार, सब एक कश्ती के सवार। मेरी विधानसभा थी मीरापुर। पूरे मुजफ्फरनगर में बिल्कुल गांव के गांव कट गए। वहाँ वो हुआ राइट हुआ या वहाँ दंगे हुए, समझ गए जी। मगर मेरी विधानसभा नंबर 1 मतलब ये कि मैंने खुदा का शुक्र है कि रात भर गाड़ी का पहिया नहीं रोका। इधर काशीपुर में यूथ कांग्रेस द्वारा रोजगार दो न्याय दो मुहिम के तहत युवा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी सहित महानगर महासचिव युवा कांग्रेस अनित मार्कंडे, राहुल रमनदीप कंबोज अध्यक्ष युवा कांग्रेस और महानगर कांग्रेस अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन भी मौजूद रहे। बताते चले, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में युवाओं और रोजगार को लेकर कांग्रेस द्वारा काफी जोर दिया गया है, जिसके चलते रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस नेता केंद्र सरकार पर लगातार जमकर हमला बोल रहे हैं। इसी के चलते काशीपुर में यूथ कांग्रेस ने रोजगार दो न्याय दो मुहिम की शुरुआत की है, जिस पर लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और सभी कांग्रेसियों ने एकजुट होकर कांग्रेस को जीतने के लिए हामी भरी। सम्मेलन है, जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और कांग्रेस पार्टी यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में आज काशीपुर में युवा सम्मेलन की तैयारी कर रही है, ताकि अपने लोकसभा प्रत्याशी को हम भारी मतों से जिता सकें। देख सकते हैं आपके देश के अंदर बेरोजगारी की क्या आलम है। अग्निवीर योजना लागू कर दी गई है। हमारे पहाड़ में लोग आत्महत्या करने पर आमदा हो रहे हैं। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है
कि देश के अंदर लोगों को मूलभूत। आज नवचेतना भवन में युवा सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसका मुख्य शीर्षक रोजगार दो न्याय दो है। कि सरकार ने बोला था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन वो वादा जो है वो वादा आप भूल चुके हैं। जिसके लिए आज हम एक युवा सम्मेलन करा रहे हैं, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर जी, प्रदेश प्रभारी सीवी चौहान जी, हमारे नैनीताल लोकसभा के प्रभारी आजाद सिंह जी मौजूद रहेंगे। रुड़की की रहने वाली मोनू जलवीर ने सोलानी पार्क के करीब गंग नहर में डूब रही एक युवती की जान बचाई है। बताया जा रहा है कि एक युवती सोलानी पार्क के करीब गंग नहर में डूब रही थी। इस घटना की सूचना मिलते ही मोनू जलवीर बिना देर किए मौके पर पहुंचा और गंग नहर में डूब रही युवती को सुरक्षित बाहर निकाला। मौके पर पहुंची क्षेत्रीय पुलिस युवती को रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। युवती रुड़की के शेखपुरी की रहने वाली है और किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती है। आपको बताते चलिए कि अब तक मोनू जलवीर नहर में डूबने वाले कई लोगों की जान बचा चुका है। ये सोलानी पार्क से नदी आती है, वहाँ से कूद गिरी वो। ये घर वालों से कुछ लड़ाई थी, घर से लड़ाई करते आई थी और नहर में कूद गिरी। सोलानी पार्क पे से मैंने निकाला है, नदी के पास कूदी थी। उससे थोड़ा 50 कदम पे पहले ही आते मैं कूद गया था इसे बचाने के लिए। लोग तो रुक के बच गए थे, वहाँ से बचा लिया जैसे। इसे फिर थाने सिविल थाने पुलिस आई, हम सरकारी ताल ले गए, तभी से होश आया। तभी ने बताया था शेखपुरी थी, नूरी का नाम है। अरे पार्लर शॉप में काम करती है। और उससे कोई अनबन हुई थी इसमें से? घर वालों का मन है, घर वाले बोल रहे घर पे रहे, पार्लर वाले तो यहाँ पे रहती है वो। इसके परिवार में से कोई आया इसके पास? परिवार में थी छोटे वाली बहन आई थी बस, और मुँह बोला एक भाई आया था, वो उनके पड़ोस में रहता है। स्थिति क्या है उसकी? स्थिति सही है, लड़की बिल्कुल होश में आ गई थी। कुछ तो पानी था, वो तभी से बाहर निकाला था नहर से, तभी तक सारा पानी नहर पे निकाल दिया था। उम्र कितनी रही हो इसकी लगभग? उम्र थी 18 साल है, वो उम्र हमें बताई है। कुमाऊं आदर्श ट्रांसपोर्ट की बस रामनगर के धनगढ़ी नाले से आधे सुंदरखाल गांव के पास हेयर पिन बैंड में टायर फटने से अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। बस में आदर्श ट्रांसपोर्ट के 4 स्टाफ के लोग सवार थे। हादसे में चारों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को घर भेज दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने आज भीमताल पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। भीमताल में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रकाश जोशी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी भ्रष्टाचार में लिप्त है, वह दौलत के दम पर सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव जीतना चाहती है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। उन्होंने कहा कि भीमताल जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो यहाँ की भौगोलिक स्थिति देखते हुए नहीं हो पाए हैं। यह इलाका शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं में पिछड़ा हुआ है। और आप नगर पालिका कार्य करते आइए। बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम, कंधे से कंधा मिलाएं और आप नगर पालिका। निश्चित तौर पर ये चुनाव एक वो पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के दम पे चुनाव लड़ना चाहती है वर्सेस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का चुनाव है। तो जमीन के मुद्दे हैं बहुत सारे। हम जिन बुनियादी लड़ाइयों के लिए जो हमारे मुद्दे थे, जिन पर उत्तराखंड राज्य की हमें उस समय मांग करनी पड़ी और बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, वो रोजगार था, शिक्षा था, स्वास्थ्य था, ये बुनियादी। हालांकि ये शब्द ऐसे हैं कि पूरे देश में सर्वव्यापी हैं, लेकिन उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है इसके अनुसार ये थोड़ा यहाँ पर ये समस्याएं ज़्यादा हैं और इसकी थोड़ा सा इसका स्वरूप अलग है। पूरे पहाड़ के पहाड़ खाली होते जा रहे हैं रोजगार की वजह से। स्वास्थ्य और शिक्षा है नहीं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ आपको। मान लीजिए एक सरकारी विद्यालय है, 90,000 रुपये, 80-90 हज़ार सरकारी विद्यालय के टीचर को तनख्वाह मिलती है। बगल में एक प्राइवेट स्कूल है, 5,000, 7,000, 10,000 उनके टीचर को तनख्वाह मिलती है। लेकिन अधिकांश लोगों से पूछेंगे तो वो 90,000 के टीचर के पास अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे, 15,000 के टीचर के पास भेजेंगे। क्या फ़र्क है? यानी शिक्षा में कितना बड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है, कितना हमें और उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। रोजगार की बात करूँ, सरकारी जितने भी संस्थान हैं, अभी प्राइवेट में मैं अभी नहीं आऊँगा, वो भी एक मुद्दा है, लेकिन सरकार की बात करें, सरकारी संस्थानों में चाहे मेडिकल कॉलेज हैं या और बहुत सारे उपनल के माध्यम से
कॉन्ट्रैक्ट पे, अनुबंध के आधार पे नौकरियां दी जाती है। हमारा एक नौजवान साथी, हमारा एक छोटा भाई, हमारी बहन, जिसकी योग्यता स्थायी नौकरी अगर होती तो 35-40 हज़ार रुपया उसकी तनख्वाह होनी चाहिए थी, उसको 10-12 हज़ार 15 हज़ार के कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना पड़ रहा है। ये अन्याय है, इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, ये हमारे मुद्दे रहेंगे। कुछ नाराजगी भी व्यक्त की है और लोगों ने इस्तीफे तक की बात है, क्या कहेंगे उनको लेकर? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। देखिए, जो राजनीति में हर आदमी का महत्वाकांक्षा भी होती है, उससे सपना होता है, हर आदमी की अपनी योग्यता होती है। तो कई बार लोगों को लगता है कि मेरे जिस काबिल था उसकी योग्यता मेरी थी, उसके अनुसार मुझे मिल नहीं पाया। ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन ठीक है, वो एक भाव अपना प्रकट करना अलग बात है। लेकिन अगर आप यूँ देखेंगे, पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट है, सब लोग मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे और लड़वाएंगे। आप आने वाले समय को दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज के मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया है। इंटर कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य ने परीक्षाओं में सफल रहे बच्चों को पुरस्कार देकर उनकी पीठ थपथपाई। प्राचार्य ने बताया कि जो बच्चे नियमित रूप से स्कूल में आते थे, वो बच्चे ही परीक्षाओं में सफल रहे। आज विद्यालय में जो गृह परीक्षाएं हुई थी, उनका परीक्षाफल घोषित किया गया और इसमें जो हमारी क्लासेस हैं गृह परीक्षा की 6, 7, 8, 9 और 11 इनके बच्चों का परीक्षाफल इनको दिया गया और साथ ही जो प्रथम 3 बच्चे क्लास में आए हैं प्रत्येक सेक्शन के, उन बच्चों को उनका रिजल्ट कार्ड और साथ में पुरस्कार भी दिया गया। ये एक ऐसी हम चाहते हैं कि बच्चे यहाँ से सीखें कि जो एक साल वो पढ़ते हैं उसका परिणाम होता है। और मैंने आज देखा कि जो बच्चे लगातार विद्यालय आते थे वो ही पोजीशन भी लाए हैं इन क्लासेस में। तो ये दिखाता है कि अगर आप नियमित विद्यालय आते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे परीक्षाफल या परिणाम मिलते हैं। तो नियमित और डिसिप्लिन वे में अगर आप आएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। उत्तराखंड की इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।